अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिस तरह के एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे इशू कर दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई इशू है तो वो 26 फेब तक यानी कि कल लास्ट डे है। वो क्यूरी जो है वो भेज सकता है एमओडी को, और अगर उसे इन एलिजिबल करार दिया गया है और वो जो भी उन्होंने प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो उनको भेज देते हैं, तो आप जो है फिर एलिजिबल हो जाएंगे दोबारा से। अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहे थे। उसमें से जो मेन एक क्वेश्चन है वो ये था कि सर ये पेपर कब होना है। देखें, जो लोग पिछली बार जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है, और ये बड़ा लंबा सा एक प्रोसेस होता है, जो नए लोग हैं वो देखेंगे अभी अप्लाई करके। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि ये प्रोसेस एक बहुत लंबा, यानी कि पिछले 2022 वाले लोग जो हैं वो अभी तक उसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो मतलब काफ़ी पोस्ट जो हैं वो अभी तक उन्होंने रिक्रूट नहीं की हैं, वो पेंडिंग में हैं या समझें कि वेटिंग में हैं। तो अब दोबारा से 2024 में आ गई हैं जॉब्स, तो आप देख लें। पेपर पिछली बार जो है वो 40 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो आपका पेपर जो है वो कंडक्ट हो गया था। लेकिन इस बार चूंकि रमज़ान है और रमज़ान के बाद ईद भी है, तो इट इज़ पॉसिबल कि पेपर आपका ईद के बाद ही हो, यानी कि अप्रैल में आपका पेपर। तो अभी जो है ना, आप समझें कि आपके पास चूँकि लास्ट डेट इसकी 19 थी और आज 25 है। मैं वीडियो ज़रा लेट बना रहा हूँ, पहले मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी देखें कि एक वीक जो है वो आप लोगों को गुजर चुका है। और अगर हम देखें कि अप्रैल में अगर आपके पेपर होते हैं तो आपके पास 1 माह है, 1.5 माह, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 माह है। इससे ज़्यादा टाइम जो है वो एमओडी नहीं देता प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था ना आप लोगों का, नंबर 1, कि एग्ज़ाम इसका कब होना है। ठीक है, एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है कि अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अप्रैल, या फिर आप कह लें कि आफ्टर ईद। ठीक है, आफ्टर ईद। अच्छा, आफ्टर ईद का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो हैं वो प्रिपरेशन ना करें, या जो कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो सोचे कि चलो ईद तो है, अभी काफ़ी टाइम है, बाद में कर लेंगे। इसके लिए इतना टाइम नहीं देते हैं जिस तरह बाकी एग्जाम के लिए मिलता है। अच्छा, दूसरा जो है ना वो था एलिजिबल और इन एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप जो भी क्यूरी है उसको रिप्लाई करें एमडी को उनकी मेल पे, तो आपको वो एलिजिबल कर देंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी है, कल है, यानी कि 26 फेब है। ठीक है, फिर जो है ना, जो एक क्वेश्चन आता है कि सर पेपर का कितना टाइम होता है। ठीक है, टाइम, तो पेपर जो टाइम है ना, टाइम और मार्क्स। ठीक है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, टाइम और मार्क्स। ये एडी का अलग है और जो बाकी जितनी पोस्ट हैं उनका अलग है। यानी कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना आपका, एडी जो है, एडी के लिए जो आपको टाइम मिलना है वो आपको मिलना है 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट्स, और जो मार्क्स होने हैं उसके प्लस नहीं लगाते है, 120 मिनट्स हैं और जो मार्क्स उसके हैं आपके होंगे 200। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एसआई और ट्रैफिक एनालिस्ट, असिस्टेंट, ठीक है। ये टीए में बी एस 16 और 14 दोनों आ जाएंगे ना, और सिक्योर इसमें क्या बोलते हैं, एसआई में अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर है तो वो भी आ जाएगा, और असिस्टेंट जो है वो बी एस 15 का है, वो अलग है। इस बार वैसे ना उन्होंने जो चॉइस दी है वो दी थी कि आप जो एमओडी चॉइस देता है ना हर बार, कि आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं एक फीस में। तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि एक आपने एडी पे अप्लाई कर दिया और उसी फीस में आप सब इंस्पेक्टर पे, वो उन्होंने नीचे ऐड में दी होती हैं। खैर, अब तो ये सारा प्रोसेस गुजर चुका है, आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का इल्म है। तो असिस्टेंट और ट्रैफिक एनालिस्ट का जो है ना वो उन्होंने एक बैच में रखा है इस बार। अच्छा, जो इनका पेपर होता है ना, यानी कि वहां पे लिखा हुआ था सीरियल नंबर 2 फलां और सीरियल नंबर, जैसे कि अब मैंने आपको बताया ना 2 हैं ये, एक ट्रैफिक एनालिस्ट
اور اسسٹنٹ. اب اس میں BS 16 اور 14 بھی ہے اور اس میں اسسٹنٹ بھی ہے. یہ تین جو پوسٹ ہے نا ان کا ایک ہی پیپر آنا ہے. جس پوسٹ کے لیے آپ نے ایک فی پے کی ہے نا تو چاہے بے شک 2 پوسٹ پہ آپ نے اپلائی کیا پیپر اس کا ایک ہونا ہے. یہ بھی کافی سارے جو ہے نا وہ لوگ کوشچن کر رہے تھے, چلو میں نے بیچ میں ساتھ میں آپ کو بتا دیا ہے. خیر ابھی ہم واپس آ جاتے ہیں ٹائم اور مارکس پہ. جو ایسا ہی ہوتا ہے ٹریفک انالسٹ اور جو اسسٹنٹ ہوتا ہے ان کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کے پاس 80 منٹس. ٹھیک ہے 80 منٹس. میری کوئی پرانی ویڈیو ملے گی آپ کو جس میں سب انسپیکٹر کا میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ 150 مارکس ہیں. تو وہ 150 مارکس اگر تھے نا تو وہ پرانی جو پہلے جابز آتی رہی ہیں نا وہ ان کے بتا رہا ہوں میں. لیکن ابھی جو لاسٹ 2022 کے ایگزام ہوئے تھے نا اس میں جو پیٹرن تھا اور جو مارکس ڈویژن تھی اور ٹائم گیون تھا میں ابھی آپ کو وہ بتا رہا ہوں. چونکہ MOD کا نا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کچھ بھی چینجز کر دیتی ہے اور نا سرپرائز کرتی ہے کینڈیڈیٹس کو. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا تھا نا وہ الگ ہوتا تھا اور جو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہوتا تھا. یعنی کہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے بعد ہوتا تھا ٹائپنگ ٹیسٹ. تو لاسٹ جو ہے وہ جب میں ویڈیوز اپلوڈ بھی کرتا رہا سب کو یہی بتاتا رہا کہ یہ بعد میں ہوگا. لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو پتہ چلا کہ اسی دن جس دن ڈسکرپٹیو ٹیسٹ تھا اسی دن انہوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ لے لیا. تو اس طرح کا ایک اور سرپرائز دیا تھا لاسٹ ٹائم. وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا سب انسپیکٹر کے ٹیسٹ میں بھی اسکل ٹیسٹ کو انوالو کر دیا تھا. اب وہ اسکل ٹیسٹ ٹائپنگ کا نہیں تھا لیکن وہ اس کو نام اس نے اسکل ٹیسٹ دیا. یعنی کہ 2 دن کے لیے آپ کو بلایا. ایک دن آپ کا پہلا فرسٹ ڈے اسکل ٹیسٹ تھا اور سیکنڈ ڈے آپ کا انٹرویو تھا. ٹھیک ہے خیر ابھی اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. 80 منٹس آپ کو گیون ہے کس کے لیے ان پوسٹ کے لیے اور اس کا جو مارکس ہیں وہ تھے لاسٹ ٹائم آپ کے پاس 100 مارکس. ٹھیک ہے 100 مارکس کا پیپر اور 80 منٹس گیون. اچھا اس کے بعد جو دوسری پوسٹ ہیں کون کون سی سیکیورٹی سپروائزر آپریٹر اسپیشل. ٹھیک ہے اور بھی اس طرح کی کوئی ایک آدھی جاب جیسے کہ LDC ہے. ٹھیک ہے UDC ہے. تو ان تمام کا بھی سیم ہے یہی والا ہے. تو الگ الگ تھوڑا سا میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ ان کی میرے خیال الگ سے ایک فی تھی اور ان کی الگ فی تھی اور ان کی الگ ایک فی تھی. تو ان میں سے میرے خیال ایک فی پہ آپ 2 جگہ اپلائی کر سکتے تھے اور اگر چاروں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو 2 بار فیس پے کرنی پڑتی تھی. خیر اچھا یہ اس کا جو ہوتا ہے نا وہ مارکس ڈویژن اور ٹائم جو آپ کو گیون ہوتا ہے نا وہ یہ ہے جو لاسٹ ٹائم آیا تھا وہ. اور اس بار بھی اللہ کرے اس طرح ہی ہو کیونکہ بڑا ایزی سا ٹیسٹ تھا. تو اچھا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یہ آپ کا ہو گیا ہے مارکس ڈویژن. اب کئی لوگ جو ہے نا یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہی جو مطلب کہ 100 مارکس کا جو پیپر ہے نا یا جو یہ 200 مارکس کا پیپر ہے ٹھیک ہے یہ کس طرح آتا ہے, اس کی ڈویژن کیا ہے پیپر کی. تو اس میں جو مین سبجیکٹس ہیں نا وہ یہ ہیں جو بھی میں لکھنے لگا ہوں. مین سبجیکٹس ہیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ انگلش پہ فوکس کرتے ہیں. کس پہ فوکس کرتے ہیں وہ انگلش پہ فوکس کرتے ہیں. چاہے وہ آپ کا AD ہے یا سب انسپیکٹر ہے یا کوئی بھی آپ کی یہ اوپر والی جو پوسٹ ہے نا تھوڑا سا میں نے اس لیے اس کو الگ الگ وہ لکھا ہے. یہ جو اوپر والی پوسٹ ہیں آپ کی یعنی کہ AD ہو گیا اور جو یہ والی پوسٹ ہیں ان میں انگلش پہ جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کرتا ہے. اور اتنی ٹف انگلش تو نہیں آتی ہے جیسے CSS والی ہوتی ہے لیکن AD کی ذرا ہوتی ہے. باقی ان کی جو ہے نا وہ بیسک بھی نہیں آپ کہہ سکتے ذرا جو ہے نا درمیانی ٹائپ کی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے تو اس طرح کی انگلش آتی ہے. اچھا انگلش ہو گیا. انگلش کے بعد آپ کی آ جاتی ہے پاک افیئر. پاک افیئرز ہو گیا آپ کا. کرنٹ افیئرز ہو گئے آپ کے. اور اس کے بعد آپ کی اسلامیات ہو گئی. اس کے بعد آپ کی ہو گئی اسلامیات کے بعد. اچھا اس میں جو ہے نا MOD والے جو PPSC کے لوگ پریپریشن کر رہے ہیں تو وہ لوگ تو تیاری بھی کرتے ہیں نا کس چیز کی اردو کی پریپریشن بھی کرتے ہیں اور میتھس کی پریپریشن بھی کرتے ہیں. یہ پین لگتا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا ریڈ والا ذرا ہلکا ہی ہے. تو یہ والے جو ہے نا اردو اور میتھ اس میں نہیں آتی ہے. یہ میں نے اس لیے ریڈ سے لکھا اور کارڈ بھی دیا. چلو اچھا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو ان 2 سبجیکٹس ہی نا آپ نے پریپریشن نہیں کرنی ہے. اچھا
इनको छोड़ देना है। और हाँ, जो पीपीएससी की प्रिपरेशन करें, जो पीपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि अगर उन्होंने वही इम्तियाज शहीद वाले पास पेपर्स किए हैं तो इसका मतलब है कि ये वाले टेस्ट वो इजीली पास कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश हो गई, पाक अफेयर, करंट अफेयर हो गया, इस्लामियात हो गया। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, अच्छा जी, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एक ही चीज़ समझें इसे। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल नहीं है ये, वो अलग है, वो साइकोमेट्रिक में आते हैं। वो मैंने वीडियोस पहले अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा उससे जो है ना एक डिफरेंट चीज़ है। वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें तो आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा जी, इसमें से ना और भी एक आधा सब्जेक्ट है, अभी याद आ जाता तो मैं बताता हूँ आपको, मार्क्स का बताता हूँ। जो है ना एडी आपका, तो जो एनालिटिकल रीजनिंग है लास्ट टाइम 45 मार्क्स की तकरीबन आई हुई थी। इसके अंदर वो सारी चीज़ें मतलब आप ऐड कर लें, 45 के 35, 45 ही है गालिबन। अच्छा, इसमें आप ना वो सारी चीज़ें यानी कि जो होते हैं आपके कोई सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके वो दूसरे होते हैं जिसमें ए बी सी दी होती है कि ए छोटा है और बी बड़ा है, सी दोनों से छोटा है, डी दोनों से बड़ा है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। तो वो तमाम के तमाम जो है ना, ये उसमें पैराग्राफ थे, 5-6 पैराग्राफ थे। और इसको एडी वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इसको जो है ना, अगर आप सही से समझ के अगर पढ़ रहे हैं ना, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप बबल भी फील कर लें। तो मेन चीज़ जो है ना एडी के पेपर में ख़ास तौर पे वो ये है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, जो ये वाला है ना एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे आप। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ना, उन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा जी, इंग्लिश, पाक अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात, हाँ जीके भी है ना, जीके। उसके बाद एवरीडे साइंस। ठीक है, अच्छा जी, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग का तकरीबन इतना होता है। और इंग्लिश जो है ना, उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं। मैं अभी सिर्फ एडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे पेपर्स की बात नहीं कर रहा। तो आप ये देखें कि आपका आधा यानी कि 40% इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करता है। और इसमें जो है ना, वो क्या कौन सी बात होती है, बुरी बात जो है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। जिस तरह बीपीएससी में होती है, 1 मार्क्स आपने गलत किया तो 1.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, यहाँ पे भी ऐसा है। 1 मार्क्स आप अगर छोड़ देंगे तो फिर तो 1 मार्क्स ही डिडक्ट होगा, और अगर गलत करेंगे तो 1.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो इन दो सब्जेक्ट को जो है ना, वो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश को और एनालिटिकल रीजनिंग को। दो सब्जेक्ट जिसने आपको 40% मार्क्स दे रहे हैं उसको आपने इग्नोर कर दिया है। और बाकी जीके, करंट अफेयर और ये चीज़ें, खास तौर पे जो जीके है वो तो इंतहा का होता है, आप उसको ओवरऑल कवर कर ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन फिर भी इस तरह के ऐसे आ जाते हैं जो आपको ना आते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये कि आपने एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे भी ज़रा फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद 40% ये हो गए, 20 जो है ना वो ये होते हैं तकरीबन। ठीक है, यानी कि 10%। इसी तरह 20 ये होते हैं यानी कि 10%। इस्लामियात के क्वेश्चन ज़रा कम होते हैं, आप कह लें कि 10 तो लाजमी होंगे ना। तो उसके बाद आपका जीके और एवरीडे साइंस। एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर लें आप, बल्कि जीके में आ ही जाता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के थे तो क्वेश्चन कुछ, लेकिन वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। उसमें थे वो इस तरह के क्वेश्चन के HTTP से क्या बनता है, FTP से क्या बनता है, तो एब्रीवेशंस पूछी हुई थी। या अगर ज़्यादा किया तो एक आधा जो है ना उन्होंने वो पूछी हुई थी, क्या क्या बोलते हैं ऐसे फार्मूलाज जो होते हैं। अच्छा, तो अभी आपके जो है ना, इन सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का जो बचेगा ना, वो आपका एवरीडे साइंस और जीके का है, एडी की अगर हम बात करें। और सब इंस्पेक्टर को अगर हम देखें ना, तो सब इंस्पेक्टर में उसका इजी सा है, यानी कि वर्बल रीजनिंग 15 मार्क्स की है। और उसके बाद
वर्बल रीजनिंग 15 मार्क्स की है, और इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स का है, और करंट अफेयर 20 मार्क्स का है, और पाक अफेयर जो है वो 20 मार्क्स का है, और उसके बाद आपका जीके और कंप्यूटर। तो बाकी जो आपके मार्क्स बचे हैं ना, वो समझने के वहाँ है। तो मेन चीज़ जो है ना समझने वाली, बस वो यही है कि उर्दू और मैथ आपने नहीं करना है, और बाकी के जो है क्वेश्चन, लास्ट टाइम वो इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन उसने डाले हुए थे, इकोनॉमिक्स के और एथिक्स के, ठीक है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो हर बार वो एथिक्स के और इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन दे। तो अगर किसी की वो डिग्री है तो वो उसके ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज किसी ने तुक्का लगाया तो उसके भी ठीक हो जाते हैं, वरना वो वाले क्वेश्चन रह जाते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स के, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल जो है ना एक रफ सा आइडिया है कि इस तरह आते हैं। अच्छा, आप जो है ना एमओडी को पाबंद नहीं कर सकते कि आपने जो है 20 नंबर की ही इंग्लिश देनी है या 30 नंबर की ही इंग्लिश देनी है। उन्होंने चूंकि हमें नहीं बताया है वेटेज, अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि कितने परसेंट जो है क्या चीज़ उन्होंने देनी है, तो पेपर इसका मतलब वो कहीं से भी दे सकते हैं। और वैसे जो पेपर है ना, ये वो एनटीएस के थ्रू ही बनता है, लेकिन उस पे ऊपर जो है उन्होंने अपना एमओडी वाला सारा सेटअप लिखा होता है या बनाया होता है, स्टाफ मोस्टली एनटीएस का ही होता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि मार्क्स के हवाले से था। उसके बाद जो है ना जीके को मतलब कई लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई जो हैं अभी करेंगे। जीके में ना जो आप सबसे पहले जो चीज़ कवर करें ना, वो करें जो कंट्रीज़ के कैपिटल्स होते हैं, करेंसीज होती हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि एमओडी का ये रिकॉर्ड है रिकॉर्ड ही कह लें आप, कि हर पेपर में ना इसके लाजमी करेंसी के, लैंग्वेज के और कैपिटल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सपोज करें कि अगर ये तीन चीज़ें एक एक भी आ जाएं, 3 मार्क्स आप यहाँ से ले लेते हैं, तो मेरिट तो 0.25 से भी आपका बन सकता है। तो लाजमी इन चीज़ों को करना, ये इंशाल्लाह आपको जो है ना वो अच्छा वो देंगे, क्या होता है, वेटेज देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना कई लोग ये पूछ रहे थे कि मेरिट इसका कितना बनता है। मेरिट के हवाले से मैंने वैसे एक पहले वीडियो बनाई हुई है, फिर भी थोड़ा सा समझ लें। मेरिट जो है ना, इसमें कई लोग कह रहे हैं ईडी का जो है वो 100 बनता है, कई कह रहे हैं 120 बनता है, कई कहते हैं जी 140 बनता है। तो मेरिट दरअसल आप लोगों को बताया ही नहीं जाता। सपोज एक स्टूडेंट है, एक कैंडिडेट है, उसने 120 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं और उसे लगता है कि सारे के सारे ठीक हैं, लेकिन उसका नाम फिर भी लिस्ट में नहीं आता, तो उसको लगेगा कि 120 से ज़्यादा मेरिट है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उस 120 में से उसका एक क्वेश्चन गलत हो या 10 क्वेश्चन गलत हो, इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए ना मेरिट का किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो आप जो है ना वो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना समझ आ रहा हो कि इसका पता ही नहीं है कि ये है क्या, उसको आप छोड़ें सिर्फ। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो अपनी समझ बूझ के हिसाब से आप फिल करें। और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ईडी का देना है, वो लोग टाइम मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी दें। मतलब अगर वो होते हैं ना जो वर्बल रीजनिंग वाले, उनको अगर ये है कि मैंने सारे फिल करने हैं और टाइम नहीं है, तो सबके ए लगा दो, हो सकता है 2 ठीक हो जाए उसमें से, ठीक है, 5 में से 2 ठीक हो जाए। नहीं तो अगर आपका नसीब, हो सकता है 5 में से 1 ठीक हो, चलो फिर भी बराबर हो जाएगा ना हिसाब। तो यानी कि 4 मार्क्स गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कटता है, तो वो 5वां मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रेटेजी जो लोग पूछते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना उसको फील करें बबल को, और उसकी प्रैक्टिस जो है वो एडी वाले हजरात पहले ही करके जाएं। बाकी सब इंस्पेक्टर वाला चूँकि उसके 80 मिनट्स होते हैं ना 100 मार्क्स के, तो वो वाला तो मैनेज हो जाता है, एडी वाला लेकिन नहीं होता। अच्छा, मेरिट की बात कर रहे थे ना हम, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ये होता है ना, कौन सा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और उनका नाम आ जाता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। मतलब बिल्कुल तैयारी ना करने का मतलब ये है कि पहले उन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट दिए होते हैं कहीं पे, वो पहले या जॉब कर रहे होते हैं, तो काफ़ी टेस्ट पहले उन्होंने दिए होते हैं, तो वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पीपीएससी वाला सिस्टम नहीं है कि एक सीट पे सिर्फ 5 लोगों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया और आपके चांसेस जो है वो 20%, 5 सीटों में 20% ही बनते हैं ना, वो लाजमी है कि हर 5 में से एक ने भर्ती होना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए एक सीट पे बाजू का 30 लोगों को, बाजू का 40 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और फिर उनमें से जब साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है तो बाजू का 10 लोगों को और बाजू का 15 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। इस बार सीट्स जो है वो जरा कम है, पिछली बार ज़्यादा सीट्स थी, तो 30 लोगों को डिस्क्रिप्टिव के लिए और 10 लोगों को साइकोलॉजिकल के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। और फिर उनमें से जाहिर है आधे लोग फेल हो जाते हैं और आधे लोग एक सीट पे 5 लोग इंटरव्यू में जाते हैं, और काफ़ी अच्छा। और भी कुछ क्वेश्चन है मेरे जेहन में आ रहे हैं, प्रॉपर कोई प्लानिंग के तहत वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन जैसे जैसे जेहन में आ रहे हैं मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोग ये पूछते हैं कि सर वो जो फिजिकल होता है वो सबका होता है,
नहीं, वो सिर्फ एडी वालों का होता है, वो भी जब साइकोलॉजिकल में पहुंच जाते हैं, और वो भी सिर्फ एक दिन का, और थोड़ा सा होता है वो भी, मतलब वो कमांड टास्क वगैरह कोई मिलते हैं उन्हें, और साथ ही कोई ये फिजिकल भी उन्हें करना होता है, डिच क्रॉस करनी होती है, जंपिंग, एक जंप करना होता है, ठीक है, और पुशअप्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन वो भी किस स्टेज पे, जब आप साइकोमेट्रिक के लिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर क्या सबका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा? हाँ जी भाईजान, सबका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अगर आप 7 स्किल पे भी अप्लाई कर रहे हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। फिर ये होता है कि सर क्या साइकोलॉजिकल भी सबका होगा? हाँ जी, साइकोलॉजिकल भी सबका होगा। और फिर ये क्वेश्चन होता है कि सर जो 4 दिन वाला साइकोलॉजिकल होता है, क्या वो सबका 4 दिन का होता है? नहीं, सिर्फ एडी का जो है वो 4 दिन का होता है, और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनका लास्ट टाइम, जैसे कि स्किल टेस्ट का वो एक दिन ऐड कर दिया, सब इंस्पेक्टर का और सबका, तो वो 2-2 दिन का हो गया। तो अदरवाइज वो जो 2 दिन भी है ना, वो आईएसएसबी टाइप नहीं है। मतलब एक दिन आप जाएंगे, स्किल टेस्ट देके आप वापस आ जाएंगे। आईएसएसबी में तो ये होता है ना, आप जाते हैं, आप वहीं पे रहते हैं, स्टे करते हैं, एडीज को इस तरह वो स्टे करवाएंगे, आपको नहीं। आपका साइकोमेट्रिक पहले हो जाता है, साइकोमेट्रिक आप देते हैं, और स्किल टेस्ट में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ वो बाकी से पूछते हैं। लेकिन अभी तो खैर एक लंबा प्रोसेस पड़ा है आपके लिए, और मेरा ख्याल है काफ़ी सारे सवालात के जवाब मैं दे चुका हूँ। और कई लोग जो है ना वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कई तो नहीं, थोड़े बहुत जो पुराने स्टूडेंट भी हैं, और कुछ नए लोग भी वो देखते हैं। अब मैंने वो पहले मतलब वो किया हुआ ना कि बिल्कुल फ्री के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मैसेज करें, तो वो यकीन करें कि बड़े मैसेज आते हैं। अभी भी मैंने जब ये क्लोज करके मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगा हूँ ना, पहले मैंने वो देखा है, तो 391 मेरे ख्याल लोगों के उसमें मुझे आए हुए थे मैसेजेस। तो इतने लोगों को यार रिप्लाई करना ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जो है ना हम एक क्या बोलते हैं, पेड प्रिपरेशन करते हैं, और जाहिर है उसमें इतनी ज़्यादा आवाम भी नहीं होती है, थोड़े से लोग होंगे, और सुकून से प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी सोचा है अगर ये किया तो मैं 1 मार्च से जो है ना वो स्टार्ट करूँगा। तो बाकी देखते हैं, आप लोग भी बताएं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई पेड सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाहता है। मतलब देखें ना, जिसने मोस्टली लोगों ने ना 3-3 4-4 जगहों पे अप्लाई किया है, यानी कि 5-5 6-6 हज़ार यहाँ लगाया हुआ है। इसका मतलब अगर पेड प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो 4-5 हज़ार, 3-4-5 हज़ार जो भी है वो यहाँ पे भी पे कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो, और जाहिर है कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं वो आपके अपने शहर में नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकल भी आपके अपने शहर में नहीं होता है, इंटरव्यू भी आपके अपने शहर में नहीं होता है। तो जिन लोगों को ज़रा डर है ना खर्चे का, और वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल खर्चा नहीं कर सकते, तो वो बेशक यहाँ से भी सही पहला टेस्ट ही ना दें, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट सब देंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको हर प्रोविंस के कैपिटल में बुलाएंगे, फिर इसी तरह साइकोमेट्रिक के लिए हर प्रोविंस के कैपिटल में आपको बुलाएंगे, और फिर इसी तरह इंटरव्यू के लिए फिर सेकंड इंटरव्यू भी होता है आपका, और भी इस तरह के पंगे होते हैं, मेडिकल ये वो। तो आपके अगर 5 चक्कर भी अपने शहर से लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि सिर्फ चक्कर चक्कर लगाने का आपका जो है ना वो 30-40 हज़ार खर्चा लग जाएगा। हाँ, अब ये ना सोचने लग जाना कि इतने खर्चे में बाहर चले जाएं, बाहर भी नहीं अब जा सकते इतने खर्चे में, महंगे हो गए हैं वीज़े। तो ये इसका जो है ना वो है। तो पेड अगर क्लासेस कोई ज्वाइन करना चाहता है ना, तो मुझे मैसेज करें, नंबर तो मेरा होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, और वैसे भी मैं बता देता हूँ। तो मुझे बताएं अगर मैं देखता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स आ गए सही मेरे पास, तो फिर फर्स्ट से हम उसको स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा बहुत मैं आपको यहीं पे जिस तरह पहले गाइड करता रहूँगा। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट में पूछते रहें, कोई वीडियो मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।